भूतिया पति पत्नी का खूनी हैंडपंप। एक बेहद खतरनाक भूतिया आदमी एक आदमी के पैर घसीटते हुए लाता है और कहता है, चल अपनी प्यास मिटा इस भूतिया हैंडपंप के पानी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे ये पानी नहीं पीना। मैंने बोला ना, इस पानी को पी तो मतलब पी, वरना तेरी जान ले लूंगा। मैं पीता हूँ, मैं पीता हूँ। तभी वो भूत उस हैंडपंप को चलाता है और रमन नाम का लड़का उस भूतिया पानी को पी लेता है, जिसके बाद उसके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। वह चीखता है और उन्हीं के जैसा रूप धारण कर लेता है। तभी वो भूत कहता है, आखिर इसको भी मैंने ऐसा बना ही दिया। अब बारी है गांव के और लोगों की। जाओ, जैसे मैं तुम्हें लेकर आया था ऐसे ही गांव के और भी लोगों को इस भूतिया हैंडपंप पर लेकर आओ और पानी पिलाओ। हुजूर का आदेश है ये। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। आखिर यह भूत कौन था जिसने उस भूतिया हैंडपंप का पानी पिलाकर उसे अपने जैसा बना लिया? आखिर यह ऐसा क्यों कर रहे थे? ये जानने के लिए हमें 3-4 दिन पीछे जाना होगा, जहाँ एक पति पत्नी मानव और सुधा कुशल मंगल रह रहे थे। सुबह होती है और सुधा अपने पति को चाय देकर बोलती है, अजी सुनते क्यों नहीं हो? कितनी देर से आपको बुला रही हूँ, चाय क्यों नहीं पी रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं अखबार पढ़ रहा हूँ? तो चाय पीकर भी अखबार पढ़ सकते हो, मैं बार बार चाय गर्म नहीं करूंगी। अच्छा, सुबह सुबह तुम्हारी धमकियां भी चालू हो गई। अब तुम मेरी भी सुन लो, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी। बस यही बाकी रह गया था। अरे ऐसे ही तो सारे पति अपनी पत्नियों का सुबह गुड मॉर्निंग करते हैं, ताकि वह बेचारी रात तक उनका खाना पीना बर्तन भांडे का काम करे। हे भगवान, आपने एक ऐसा पति दे दिया। दूसरों के पति अपनी पत्नियों को अच्छा गिफ्ट लाकर खुश करते हैं, और ये छोड़ो। तुम्हारा इमोशनल ड्रामा खत्म हो गया हो तो मैं तुम्हारे हाथ की बनी चाय पी ली। नहीं पढ़ना मुझे अखबार। बेचारी और अबला नारी बनने का ड्रामा मत किया करो। तुम तो चुप ही रहो, ज्यादा बोले तो मायके चली जाऊंगी। ये तुमने कैसे बोल दिया? अगर ऐसा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, पर मैं जानता हूं तुम मेरी छाती पर ही मूंग दलोगी। देखा देखा कैसे खुश हो गए मेरी मायके जाने की बात से। पर कान खोलकर सुन लो, मैं तो मायके नहीं जाने वाली। जानता हूं चुड़ैल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल बोलने की? थोड़ी सी शक्ल के दिखने वाले भूत। चुड़ैल हो तो चुड़ैल बोलूंगा, और तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकती। काफी सुंदर शक्ल है मेरी, दिखाऊं? अरे जाओ जाओ, तुमसे तो ज्यादा सुंदर मैं हूँ, ये देखो। ऐसा कहकर दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं और एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचने लगते हैं, तो कभी तकिए से एक दूसरे को मारते हैं। आखिर तुम अपनी लाइन पर आ ही गए ना? हाँ, आऊंगा ही। अब देखो, चूहे बिल्ली की तरह मुझसे लड़ाई लड़ती रहती हो और खून चूसती रहती हो। अरे ठीक से काम भी कर लिया करो। भूलो मत, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो क्या आरती उतारू तुम्हारी? दोनों बात और हाथ दोनों से लड़ रहे थे। तभी उनके घर पर कोई दस्तक देता है। तभी वह दोनों अपने इंसानी रूप में आकर दरवाजा खोलते हैं, जहाँ पड़ोसन संपदा आई थी। अरे संपदा जी, आप? भला आपका कैसे आना हुआ सुबह सुबह? अजी सुधा जी, क्या है ना, मैंने नाश्ते में पकौड़े और चिकन तंदूरी बनाई थी, तो बस मैं वही आपको देने आई हूँ। क्या है ना, मेरे पति को बहुत पसंद है। आप कितनी अच्छी हो जो अपने पति का ख्याल रखती है, और एक मेरी बीवी है जो कुछ नहीं बनाती मेरे लिए। क्या बोला तुमने? ये कहकर सुधा मानव के पेट में कोहनी मारती है। पागल हो गई हो तुम क्या? अरे आप दोनों का हो गया हो तो ये ले लीजिए, मेरे पति बुला रहे हैं। और हाँ, मुझे आपके हैंडपंप से पानी भरना था। जी जी ले लीजिए, चाहे तो रात में ले लीजिए। ये कहकर वो उनके हैंडपंप से पानी लेकर चली जाती है और दोनों अंदर आकर उस चिकन तंदूरी पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ते हैं और अजीब तरह से खाते हैं। आहा, कितना अच्छा खाना बनाया है उन्होंने। ज्यादा तो पड़ोसन की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अरे मेरा मतलब कि कितने दिनों बाद नॉन वेज खाया है। तुम जानती हो ना, रात को हमें अपना काम करना है। हाँ जानती हूँ, आज हमें बहुत सारे लोगों का शिकार करना है, तो तैयार हो तुम? हाँ मैं तैयार हूँ।
ये कहते ही दोनों रात होने का इंतजार करते हैं और रात के 12 बजते ही अपने भूतिया रूप में आकर अपने आंगन में लगे हैंडपंप को प्यार से सहलाते हुए कहते हैं, मेरे प्यारे खूनी हैंडपंप, तुम्हें लोगों को अपना खून जैसा पानी पिलाकर हमारी तरह बनाना है। तो चलो शिकार को पकड़ने चलते हैं। ये बोलते दोनों भूतिया पति पत्नी गांव में सोते हुए शख्स को यूं ही उठाकर ले आते हैं, जिसके बाद वह कहता है, अरे मैं यहाँ पर कहाँ से आ गया? अरे नींद में चलकर आ गया। प्यास लग रही है, पानी पी लेता हूँ इसी हैंडपंप से। ये बकरा तो खुद ही हलाल होने जा रहा है। मारूंगा मारूंगा, सबको मार डालूंगा। अब तुम हमारी तरह बन चुके हो। जाओ, जाकर इस हैंडपंप पर गांव के लोगों को लेकर आओ, चाहे किसी तरह भी लाना पड़े। लाओ और इस भूतिया हैंडपंप का खूनी पानी पिलाओ। जी हुजूर। जाओ 2-4 लोगों को लेकर आओ। ये कहते ही रवि गांव में जाकर सोते हुए लोगों को उठाकर ले आता है और हैंडपंप पर लाकर खूनी पानी पिलाकर उन्हें अपने जैसा बना देता है। तभी वह सब लोग भी उसी तरह गांव में जाकर लोगों को पकड़कर लाते हैं और खूनी पानी पिलाते हैं। इतनी देर में सुबह हो जाती है और दोनों भूतिया पति पत्नी इंसानी रूप में आकर इंसान की तरह रहने लगते हैं। फिर से रात होने पर दोनों भूतिया पति पत्नी अपने खूनी हैंडपंप पर गांव के लोगों को ला ला कर उन्हें अपने जैसा बनाए जा रहे थे। वक्त बीतता है, भूतिया पति पत्नी का जुल्म लोगों पर रुकता नहीं है। धीरे धीरे करके गांव सुनसान हो रहा था। तभी गांव में कुछ लोगों ने कहा, आखिर गांव के लोग एक एक करके कहाँ गायब हो रहे हैं? मेरी बहन और उसका पति भी रातों रात गायब हो गए थे। हमें कुछ करना होगा, वरना कुछ ही घंटों में ये गांव शमशान बन जाएगा। ये सब पता करने के लिए हमें रात को निगरानी करनी होगी और तांत्रिक बाबा से भी बात करनी होगी। तुम ठीक कहते हो। रात के 12 बज जाते हैं। अनिल और उसके बाकी साथी भी कुछ हरकत होने का इंतजार कर रहे थे कि वह भूतिया पति पत्नी और इसकी पलटन दूसरे लोगों को घसीटते हुए अपने भूतिया हैंडपंप पर ले जाकर खूनी पानी पिलाकर अपने जैसा बना लेते हैं। इनका पीछा करते हुए अनिल और शीतल बाकी लोगों के साथ पहुंच जाते हैं और कहते हैं, अच्छा तो तुम दोनों हो वो भूतिया पति पत्नी जिसने हमारे गांव के आधे लोगों को इस भूतिया हैंडपंप का पानी पिलाकर अपने जैसा बना दिया है। हाँ हम ही हैं। कोई शक कर लिया हमारा पीछा? तो आओ, तुम्हें भी अब हम अपने जैसा ही बना देंगे। सोचना भी मत तुम दोनों, भूतिया पति पत्नी का खेल अब खत्म। अब हम तुम्हें लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अच्छा, अभी तुम्हें रात में असली तारे दिखाता हूँ। ये बोलते ही वो भूत शीतल और अनिल को हवा में लटका देता है। वो मदद की गुहार लगाते हैं ही कि इतने में उनका तांत्रिक वहाँ अपने अभिमंत्रित मंत्रों से उन भूतिया पति पत्नी को जंजीरों में जकड़ लेता है और वो दोनों आजाद हो जाते हैं। किसने बांधा है हमें? छोड़ो। लगता है उन्होंने हमारे लिए यहाँ कोई जाल बिछाया है। तुम जैसे भूतिया पिशाचों को काबू में करने के लिए जाल ही बिछाया जाता है। ओम ह्रीम भीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। लो, इस मंत्र के बाद तो अब तुम बिल्कुल भी यहाँ से नहीं निकल सकते। तो बताओ, तुम लोगों को अपनी तरह ऐसे क्यों बना रहे हो? ताकि इस गांव पर कब्जा करके राज करे, जिसके लिए गांव वालों का खात्मा होना तो जरूरी है ना। तो हमने भूतिया हैंडपंप को अपना हथियार बनाया है। तुम्हारे इस टुच्चे मुच्चे मंत्रों से हमारा कुछ नहीं होगा। वो तो अभी पता चल जाएगा। बाबा, हमें इसके भूतिया हैंडपंप को अभी के अभी नष्ट करना होगा। हाँ बेटा, मेरे पास अजमेर शरीफ का पवित्र जल है जो मेरे मंत्रों के साथ इसके भूतिया हैंडपंप का सर्वनाश कर देगा। ओम नमो हनुमते सर्वशत्रु संहाराणाय सर्वरोग सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। मंत्र बोलते ही तांत्रिक वह पवित्र जल उस हैंडपंप पर डाल देता है, जिसके बाद खुद ब खुद वह जलने लगता है। साथ ही भूत और चुड़ैल भी जलकर तड़पते हुए मर जाते हैं और गांव वाले बेखौफ अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। 5 चुड़ैल बहनें। सीतापुर नाम का एक गांव था
जिसकी नदी के किनारे काफी सारे लोग वहाँ बोटिंग किया करते थे। आमतौर पर प्रेमी लोग आया करते थे। ऐसे ही एक दिन शीला और आरव आते हैं और नाविक से कहते हैं, अरे भैया जरा नाव की सवारी तो कराना। हाँ ठीक, आप दोनों बैठ जाइए। देखना शीला, आज तुम्हारे साथ अच्छे से वक्त गुजारूंगा। जी आरव। आइए आइए, जिसे नाव की सवारी करनी है जल्दी जल्दी आइए। अरे आइए आइए। अरे मैं भी आऊंगा। तभी नाव में 3 लोग और आ जाते हैं। फिर नाविक सभी को सुंदर नदी के नज़ारे दिखाता है, जहाँ उन्हें सुंदर सुंदर मछलियाँ और बत्तख देखने को भी मिलते हैं। जब नाविक अपनी नाव को मोड़ता है तो शीला बोलती है, अरे भैया नाव को मोड़ क्यों रही हो, इसके आगे भी ले जाओ, कितना अच्छा नज़ारा है वहाँ का। अरे नहीं नहीं, मैं आपको आगे नहीं ले जाऊंगा क्योंकि आगे खतरा है। चुड़ैल है वहाँ 5-5। अरे आप ये कैसी मजाक वाली बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, चलिए। अरे नाविक भैया, जब वह इतना कह रही है तो आगे चले चलो, थोड़ा सा नज़ारा हम भी देख लेंगे तो क्या जा रहा है। अरे आप समझती क्यों नहीं है, वहाँ खतरा है, चुड़ैलों का साया है, 5-5 वो भी। तभी नाविक डर डर कर नाव को आगे बढ़ाता है, जहाँ ये नज़ारा देखकर आरव और शीला कहते हैं, अरे भाई ये तो बहुत सुंदर है, एक फोटो खींच लेती हूँ। शीला जैसे ही कैमरा निकाल कर आरव के साथ फोटो खींचती है तो वहाँ 5 चुड़ैले बहनें आकर उन प्रेमी जोड़े को हवा में ले जाकर पानी में ले जाते हैं। मरने के बाद आरव और शीला की लाश पानी में ऊपर तैर रही थी। ये देखकर नाव में बैठे माया मोहन भी डर जाते हैं। तभी नाविक कहता है, अरे देख लिया, नदी में ज्यादा आगे जाने का नतीजा, इसलिए इतनी देर से बोल रहा था कि मत जाओ आगे, मत जाओ, आगे खतरा है। यहाँ 5-5 चुड़ैलों का साया है इस नदी पर। मुझे घर जाना है, बहुत डर लग रहा है। मुझे भी, पर नाविक भैया आपको ये सब कैसे पता, और वो चुड़ैल 5 बच्चियां कौन है? वो 5 चुड़ैल बच्चियां बहुत परेशान हैं। उनके साथ उनके अपनों ने ही बहुत बुरा किया है। मैं यहाँ का बहुत पुराना नाविक हूँ, इसलिए मुझे सब पता है। आगे ले चलता हूँ मोड़कर। नाव चलाते चलाते मैं आज इन 5 बच्चों की कहानी बताता हूँ। मैं भी जानना चाहती हूँ इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया। मैं बताता हूँ। कुछ समय पहले ये 5 बच्चियां अपने पिता के साथ रहती थी और साथ में उनके चाचा चाची दीपक और सरोज भी रहते थे। इनकी माँ कुछ महीने पहले ही गुजर चुकी थी, जिस कारण उनके पिता केशव ने ही अपनी 5 बच्चियों को लाड़ प्यार से पाला और उनकी चोटी बनाई। उनके स्कूल का काम भी करवाता था और खाना बनाकर भी खिलाया करता था। सरोज सिर्फ अपने पति के लिए ही खाना बनाया करती थी। ऐसे ही अगले दिन भी केशव अपनी बच्चियों को स्कूल के लिए तैयार करता है, साथ ही उनका टिफिन बनाता है और सरोज से कहता है, सरोज मैंने बच्चों का खाना बना दिया, दोपहर के लिए भी। जब बच्चे स्कूल से आ जाएं तो बस उन्हें गर्म दूध करके दे देना, वो कर नहीं पाएंगे ठीक से, ठीक है? जी भाई साहब। आंचल, पीहू, रूही, चेतना, रचना, अरे चलो स्कूल का समय हो रहा है। जी पिताजी। ये कहकर केशव अपनी 5 बच्चियों को छोड़ देता है, फिर काम पर चला जाता है। ऐसे ही अगले दिन भी यही होता है। तो शाम को वो 5 जब अपनी माँ की अलमारी को खोलती हैं तो केशव कहता है, अरे बेटा तुमने ये अलमारी क्यों खुली हुई है? इसमें बहुत कीमती सामान है तुम्हारी माँ का। ऐसा क्या सामान है पिताजी? बेटा तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, जो तुम्हारी माँ ने सोने के गहने बनवाने के रूप में रखे थे ताकि तुम इसे अपनी शादी पर पहनो बड़े होकर, समझे? अच्छा ठीक है पिताजी, अब हम इस अलमारी को ऐसे नहीं खोलेंगे। हाँ बच्चों, और पढ़ाई अच्छे से करते हो ना स्कूल से आकर? जी पिताजी। उन दोनों की बात दीपक और सरोज चुप कर सुन लेते हैं और कहते हैं, आपने सुना आपके भाई ने क्या कहा? जेठानी जी के कितने कीमती गहने रखे हुए हैं, 4-5 लाख के तो होंगे। और जो लड़कियों के गहने हैं, क्यों ना उन गहनों को हम अपने कब्जे में कर लें। हाँ तुम सही कहती हो, पर उन गहनों के मालिक कैसे बने हम? मेरे पास एक तरीका है, क्यों ना हम जेठ जी को झूठे इल्जाम में पुलिस स्टेशन में कैद करा दें। उसके बाद ही 5 बहनें अकेली पड़ जाएंगी। इनसे मैं अपना काम भी करवा लूंगी। फिर हम इन 5 लड़कियों को कहीं छोड़कर आ जाएंगे। इसके बाद ना जेठ जी रहेंगे ना उनके बच्चे, तो ये सारे गहने और घर पर हमारा कब्जा हो जाएगा। हाँ ये सही रहेगा। वैसे भी भाई ने हमेशा इस घर पर और हर चीज पर अपनी ही मर्जी चलाई है। अब ये सब मैं अपना बना लूंगा। कुछ देर बाद जब केशव अपनी 5 बच्चों के साथ सो रहा था तो सरोज अपना सोने का हार लेकर उनकी अलमारी में रख देती है और सुबह होते ही चिल्लाने लगती है,
अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे मेरा सोने का हार कहाँ चला गया? दीपक देखो, कोई मेरे सोने का हार ले गया। अरे ऐसे कैसे चोरी हो गया? घर में ही होगा, देखो कहीं ना कहीं। मैं तो कहता हूँ पूरे घर की तलाशी ले लो। दीपक, सरोज, क्या हो गया? कौन सा हार चोरी हो गया? मेरा कीमती हार वो दीपक ने मुझे दिलाया था भाई साहब। मुझे आपकी बच्चों पर जरा भी भरोसा नहीं है, इसलिए आप अपनी अलमारी चेक कराइए। आप इनके कमरे में छानबीन करिए। सरोज, तुम्हें मैं और मेरी बच्चे चोर नजर आते हैं? अगर चोरी नहीं की तो एक बार चेक करने दीजिए। ऐसा कहकर सरोज और दीपक उसके कमरे की तलाशी लेते हैं और सरोज को अपना हार उस अलमारी में मिलता है और कहती है, ये देखो, इतना भोले बन रहे थे और इन्होंने ही मेरा हार चुराया था। ऐसे चोर इंसान को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अरे सरोज, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मेरी छोटी छोटी 5 बेटियां हैं, ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैंने कोई चोरी नहीं की। केशव उन दोनों से बहुत मिन्नतें करता है। 5 लड़कियां सहम जाती हैं। फिर पुलिस ने केशव को अरेस्ट करके ले जाती है। सजा के तौर पर वह उसे 2 साल के लिए जेल में रखते हैं और बहुत मारते भी हैं। अपने बच्चों की चिंता में केशव आधा हो जाता है और उनसे मिलने की ललक में तड़प कर जेल में मर जाता है। यह बात दीपक और सरोज को पता लग जाती है तो वो भी उन बच्चों को नहीं बताते। वहीं दूसरी ओर सरोज उन 5 लड़कियों से घर का काम करवाया करती थी। एक दिन 5 बच्चों को केशव की बहुत याद आती है तो कहते हैं, चाचा चाची, हम सबको पापा की बहुत याद आ रही है। पापा कब आएंगे पुलिस अंकल के पास से? अभी नहीं। क्या बताएं, इनके पिताश्री कभी लौट कर नहीं आने वाले। हमारा काम आसान हो गया। बेटा चिंता मत करो, आज तुम्हें अपने पिता के पास ही हम लेकर चलेंगे। क्यों, है ना दीपक? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी चलते हैं। पर चाचा चाची, अभी तो बहुत रात हो गई है, पापा आएंगे? हाँ बेटा, आएंगे। ये बोलकर सरोज और दीपक 5 बच्चों को उसी नदी किनारे ले जाते हैं और एक छेद वाली नाव में बैठा देते हैं और कहते हैं, बेटा हम दोनों इसमें आ नहीं पाएंगे, इसलिए दूसरी नाव में आते हैं। तुम ये चप्पू चलाओ और आगे आगे बढ़ो, ठीक है? ठीक है चाचू। चलो, मुसीबत गई। 5 बहनें उस नाव में बैठकर नाव को आगे की ओर ले जाती हैं, जहां नदी के बीचों बीच गहराई में धीरे धीरे उस छेद वाले नाव में पानी भर जाता है, जिससे 5 बच्चियां डूब जाती हैं। दम घुटने से वह मर जाती हैं और 5 बच्चों की लाश ऊपर तैरने लगती है। मरने के बाद 5 चुड़ैल बनकर इस नदी में आने वाले सभी व्यक्तियों को मार डालते थे। वहीं दूसरी ओर लालच करने वाले सरोज और दीपक को कुछ दिनों बाद उस सोने को ले जाते हुए एक ट्रक वाला कुचल देता है, जिसके बाद दोनों मर जाते हैं। इसका मतलब 5 बच्चियां अपने पिता से मिलने के लिए तड़प रही हैं, जैसे मरने से पहले उसके पिता भी ललक रहे थे। काश उनके मरे हुए पिता उन बच्चों को वापस मिल जाते। हाँ, उन बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। हाँ, हुई तो है, इसलिए मैं अपने बच्चों के पास जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर नाविक पानी में कूद जाता है और अपनी 5 बेटियों को गले लगा लेता है। बच्ची और पिता के मिलने की इच्छा पूरी हो जाती है और यह दृश्य देखकर मोहन और माया अचंभित होकर डर से उस नाव को चलाकर वहां से भाग जाते हैं और उन बच्चों और केशव को मुक्ति मिल जाती है।